आज की कहानी का नाम है सूरत का डूमस बीच। दिन में यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवा भारी होने लगती है। लोग कहते हैं कि यहाँ की रेत काली इसलिए है क्योंकि सदियों से यहाँ लाशों को जलाया जा रहा है। पर क्या ये सिर्फ राख है या फिर उन लोगों की अधूरी इच्छाएं जिन्हें आज तक मुक्ति नहीं मिली? आज की कहानी उन 3 दोस्तों की है जिन्होंने विज्ञान के भरोसे कुदरत के रहस्यों को चुनौती दे दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि डूमस की वो काली रात उनकी आखिरी मंजिल बनने वाली है। रात के 8:30 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा पसर चुका था। आर्यन अपनी थार को डूमस की ओर दौड़ा रहा था। उसके साथ उसका बचपन का दोस्त कबीर और कबीर की छोटी बहन मीरा बैठी थी। आर्यन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था जिसका मानना था कि भूत सिर्फ इंसानी दिमाग का वहम होते हैं। आर्यन कैमरे की ओर देखते हुए, दोस्तों हम डूमस बीच से बस 2 किलोमीटर दूर हैं। पीछे आप देख सकते हैं शहर की रोशनी अब धुंधली हो चुकी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि 9 बजे के बाद इस रास्ते पर कोई नहीं आता। चलिए देखते हैं आज यहाँ हमारा सामना किससे होता है। मीरा डरते हुए, भाई मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम ये अजीब सी सूंघने वाली महक महसूस कर रहे हो, जैसे कुछ जल रहा हो। मीरा सही कह रही थी। जैसे जैसे वो बीच के करीब पहुंच रहे थे, हवा में सल्फर और जली हुई राख की महक तेज होती जा रही थी। अचानक आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। टायरों के घिसटने की आवाज़ हुई। गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने सफ़ेद धोती पहनी थी और उसके हाथों में एक पुरानी लैंटर्न थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। आर्यन ने खिड़की नीचे की। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीच का रास्ता कहाँ जाता है? बूढ़ा आदमी कांपती आवाज़ में, बेटा रात गहरी हो रही है। इस बीच पर रेत नहीं, मरे हुए लोगों का गुस्सा बिछा हुआ है। वापस चले जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी राख में मिला ले। आर्यन हंसा और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे लगा ये कोई लोकल आदमी है जो पर्यटकों को डरा रहा है। लेकिन जब कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। सड़क के दोनों ओर मीलों तक सन्नाटा था। वो पलक झपकते ही गायब हो चुका था। जब वो बीच पर पहुँचे तो नज़ारा खौफनाक था। हेडलाइट की रोशनी जहाँ तक जा रही थी, सिर्फ काली रेत दिख रही थी। ये रेत आम समंदर की रेत जैसी नहीं थी। ये भारी थी और इसमें एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। कबीर, यार आर्यन, मेरा कैमरा चेक करो, ये अपने आप बंद हो रहा है। कबीर का कैमरा स्क्रीन बार बार ग्लिच कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सिग्नल रोक रही हो। मीरा ने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाई। तभी उसकी नज़र रेत पर पड़ी। उनके पैरों के निशान के पास कुछ और भी निशान थे। वो नंगे पैरों के निशान थे जो समंदर की तरफ से आ रहे थे और ठीक उनकी गाड़ी के पास आकर रुक गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मीरा चिल्लाते हुए, आर्यन ये देखो, यहाँ कोई आया है अभी। आर्यन ने अपना ईएमएफ मीटर निकाला। सुई पागलों की तरह घूमने लगी। मीटर से आने वाली आवाज़ इतनी तेज हो गई कि कान फटने लगे। इसका मतलब था कि उनके चारों ओर बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। आर्यन शांत रहो, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उनके पास खड़ा एक पुराना पेड़ अचानक टूटकर गिरा। उसी पल उन्हें सिसकियों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। वो आवाज़ें ज़मीन के नीचे से आ रही थीं, उस काली रेत के नीचे से। आर्यन, कबीर और मीरा तीनों उस गिरे हुए पेड़ के सामने जड़ हो चुके थे। हवा में अब सिर्फ जली हुई राख की महक नहीं थी, बल्कि सड़ांध की एक ऐसी लहर उठी जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ईएमएफ मीटर की सुई लाल निशानों को पार कर चुकी थी। इसका मतलब था वहाँ कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। कबीर कांपते हुए, आर्यन कैमरा देखो, इसमें कुछ और ही दिख रहा है। आर्यन ने कैमरे की स्क्रीन पर नज़र डाली। जो उसकी आंखों को नहीं दिख रहा था, वो नाइट विजन लेंस साफ दिख रहा था। रेत पर जहाँ कोई नहीं था, वहाँ दर्जनों काले साए रेंग रहे थे। वो साए इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि उनकी शक्लें बिगड़ी हुई थीं और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक मीरा को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे काली रेत के नीचे कुछ हिल रहा है। उसने अपनी टॉर्च नीचे की और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। मीरा, आर्यन देखो, रेत हिल रही है। वो कोई वहम नहीं था। उनके चारों ओर की रेत किसी खौलते हुए पानी की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे दबे हुए हजारों हाथ बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हों। तभी एक ठंडी बर्फीली पकड़ ने मीरा का टखना पकड़ लिया। आर्यन, मीरा अपना पैर खींचो अभी। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा
और उसे पूरी ताकत से अपनी ओर खींचा। जैसे ही मीरा का पैर रेत से बाहर निकला, वहाँ एक हड्डियों वाला आधा जला हुआ हाथ दिखाई दिया जो वापस रेत में समा गया। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे तीनों अपनी जान बचाकर अपनी थार गाड़ी की तरफ भागे। रेत पर दौड़ना मुश्किल था, मानो वो काली रेत उनके जूतों को अपनी ओर खींच रही हो। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे, आर्यन ने झटके से चाबी घुमाई। आर्यन, नहीं, अभी नहीं, स्टार्ट हो जा प्लीज। कबीर, आर्यन जल्दी करो, वो देखो, वो लोग पास आ रहे हैं। गाड़ी की हेडलाइट में उन्होंने देखा कि समंदर के किनारे से कोहरा उठ रहा था। उस कोहरे के बीच से वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी लालटेन बुझ चुकी थी और उसके पीछे दर्जनों साए थे जो बिना पैर के हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मजबूरन उन्हें बीच के किनारे बने एक पुराने खंडर हो चुके कमरे की तरफ भागना पड़ा। ये वही जगह थी जहाँ सालों पहले शवों को जलाने से पहले रखा जाता था। जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्हें वहाँ एक बड़ा सा पत्थर का कुआं दिखा जो लोहे की भारी जंजीरों से ढका हुआ था। कबीर, ये क्या है? इस पर जंजीरें क्यों बंधी हैं? आर्यन ने अपनी टॉर्च कुएं के अंदर मारी। अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। तभी उन्हें दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखा, यहाँ मौत सोती है, इसे जगाने की भूल मत करना। मीरा सिसकते हुए, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो लोग बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। दरवाजा लकड़ी का था और बाहर खड़े वो अदृश्य साए उसे तोड़ने ही वाले थे। आर्यन को समझ आ गया था, डूमस बीच की ये रूहें सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो उन्हें भी अपनी इस काली रेत का हिस्सा बनाना चाहती थीं। तभी कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और जंजीरें अपने आप हिलने लगीं। आर्यन, सब पीछे हटो, कुआं खुल रहा है। कुआं जो सदियों से लोहे की मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, अब वह कांप रहा था। आर्यन, कबीर और मीरा की सांसें रुकी हुई थीं। कमरे के बाहर खड़ा हुआ कोहरा और उसमें छिपे वो अदृश्य साए दरवाजे को इतनी जोर से पीट रहे थे कि लकड़ी के रेसे टूटने लगे थे। लेकिन कमरे के अंदर उस कुएं से जो आवाज़ आ रही थी, वह बाहर के शोर से कई ज़्यादा भयानक थी। मीरा फुसफुसाते हुए, आर्यन देखो, जंजीरों पर सिंदूर के निशान हैं। ये किसी को अंदर बंद रखने के लिए लगाई गई थी। मीरा सही थी, उन काली जंजीरों पर पुराने जमाने के तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। अचानक कुएं के ऊपर रखा भारी पत्थर का स्लैब थोड़ा खिसका और उसमें से एक ठंडी नीली रोशनी बाहर निकली। उस रोशनी के साथ ही पूरे कमरे का तापमान गिर गया कि उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। जैसे ही वह नीली रोशनी आर्यन की आंखों से टकराई, उसे एक विजन, धुंधली याद दिखाई देने लगा। उसे दिखा कि 18वीं सदी का समय है। डूमस बीच पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। हजारों लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे। उस समय के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था, लेकिन वह गलत हो गया। हजारों अधजली लाशों को इस कुएं में फेंक दिया गया था ताकि उनकी आत्मा जमीन के ऊपर ना आ सकें। आर्यन आंखें बंद किए हुए है, जैसे किसी सम्मोहन में हो। वो मरना नहीं चाहते थे, उन्हें जिंदा दफन किया गया था। कबीर, ये काली रेत और कुछ नहीं बल्कि उनकी अधजली हड्डियों का चूरा है। ये पूरी जगह एक कब्रगाह है। बाहर का दरवाजा आखिरकार टूट गया। कोहरा अब कमरे के अंदर सांप की तरह रेंगने लगा था। उस कोहरे के बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे। उसने अपना हाथ उठाया और कुएं की तरफ इशारा किया। बूढ़ा आदमी, भूत जो अंदर है, उसे बाहर आना ही होगा। बलिदान पूरा करो। कबीर, आर्यन, ये हम पर हमला नहीं कर रहे, ये हमसे कुछ मांग रहे हैं। ये कुआं खोलना चाहते हैं। तभी कोहरे में से दर्जनों साए बाहर निकले। उन्होंने मीरा और कबीर को चारों तरफ से घेर लिया। वो साए रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनके छूने मात्र से ही कबीर की जैकेट पर बर्फ की परत जमने लगी। आर्यन ने अपनी बैग से गंगाजल की बोतल निकाली और उसे हवा में छिड़का। गंगाजल के पड़ते ही वो साए पीछे हटे, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। बूढ़े आदमी की लालटेन अचानक जल उठी, लेकिन उसकी रोशनी पीली नहीं बल्कि खून की तरह लाल थी। उसने अपनी कलाई से कुछ निकाला और कुएं की जंजीरों पर छिड़क दिया। जंजीरें मक्खन की तरह पिघलने लगीं। भारी पत्थर का ढक्कन पूरी तरह खिसक गया। कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक विशाल काले धुएं से बना हाथ। उसने कुएं के किनारों को पकड़ा और ऊपर आने लगा। पूरा खंडर हिलने लगा था, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। आर्यन ने देखा कि उसकी टॉर्च की रोशनी उस हाथ के पार जा रही थी, जैसे वह ठोस ना होकर सिर्फ धुआं हो। मीरा, कबीर, पीछे वाले झरोखे से बाहर कूदो अभी। वो तीनों उस टूटी हुई खिड़की की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही आर्यन ने छलांग लगाने की कोशिश की,
उस धुएं वाले हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया, उसे वापस कुएं के अंधेरे की ओर खींचने लगा जैसे कोई वैक्यूम हो। आर्यन का पैर उस धुएं वाले हाथ की पकड़ में था। कबीर और मीरा ने उसे खिड़की से पकड़ रखा था, लेकिन वो ताकत इंसानी नहीं थी। जैसे ही जंजीरें पूरी तरह टूटी, एक झटके के साथ आर्यन उस खिड़की से छूटकर सीधे कुएं के ठंडे अंधेरे में गिर गया। मीरा चीखते हुए, आर्यन नहीं। कबीर ने नीचे झाँका, लेकिन वहाँ सिर्फ गहरा काला धुआं था। आर्यन नीचे गिर रहा था, पर उसे चोट नहीं लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो पानी में नहीं बल्कि हजारों ठंडी रूहों के बीच तैर रहा हो। जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी टॉर्च की रोशनी में जो दिखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कुएं का तल कोई सामान्य जमीन नहीं थी। वहाँ हजारों कंकाल एक दूसरे के ऊपर पड़े थे और उनके बीच से वही नीला कोहरा निकल रहा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च घुमाई तो उसने देखा कि वो अकेले नहीं था। कुएं की दीवारों में हजारों चेहरे उभरे हुए थे, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे जो आर्यन को घूर रहे थे। आर्यन कांपती आवाज में, तुम सब मुझसे क्या चाहते हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अचानक सारे चेहरे एक साथ चुप हो गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत की रूह उसके सामने प्रकट हुई। उसके हाथ में एक पुराना तावे का कड़ा था। वह रूह बोल नहीं रही थी, लेकिन आर्यन के दिमाग में तस्वीरें चलने लगी। उसे दिखा कि ये लोग भूत नहीं थे, ये डूमस के रक्षक थे। सदियों पहले एक तांत्रिक ने इस बीच पर अमरता पाने के लिए नरबली का खेल शुरू किया था। इन लोगों ने खुद को इस कुएं में दफन कर लिया ताकि उस तांत्रिक की शक्ति को यहीं कैद रखा जा सके। आर्यन मन ही मन, तो वह बूढ़ा आदमी वो रक्षक नहीं है, वो वही तांत्रिक है। आर्यन को समझ आया कि वह बूढ़ा आदमी भूत उन्हें डरा नहीं रहा था, बल्कि उन्हें इस कुएं तक लाया ताकि वो इस तांत्रिक बंधन को जिंदा खून से तोड़ सके। कुएं की जंजीरें आर्यन के गिरने से नहीं, बल्कि उसके जख्मी पैर से गिरे खून की बूंदों से टूटी थी। ऊपर कमरे में कबीर और मीरा मुसीबत में थे। वह बूढ़ा तांत्रिक अब कोरे से बाहर आ चुका था। उसके हाथ में एक काली छुरी थी। वह धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ रहा था। कबीर ने उसे रोकने के लिए एक लकड़ी का डंडा उठाया, लेकिन तांत्रिक ने सिर्फ अपना हाथ हवा में लहराया और कबीर दीवार से जा टकराया। तांत्रिक भयानक आवाज, सदियों का इंतजार आज खत्म होगा, बस एक और शुद्ध आत्मा और मैं आजाद हूँ। कुएं के नीचे आर्यन ने उस बूढ़ी रूह की आंखों में देखा। उसने समझ लिया कि उसे क्या करना है। उसने वह तांबे का कड़ा उठाया। वह कोई आभूषण नहीं, बल्कि एक सील थी। जैसे ही आर्यन ने उसे अपनी कलाई पर पहना, कुएं की नीली रोशनी सफेद आग में बदल गई। आर्यन का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। रूहों ने उसे धक्का दिया, उसे ऊपर की तरफ फेंका। जैसे ही वह कुएं से बाहर निकला, उसने देखा कि तांत्रिक मीरा के गले पर छुरी रखने ही वाला था। आर्यन, रुको, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। कुएं के गहरे अंधेरे से आर्यन हवा में उछलकर बाहर आया। उसके आते ही पूरे खंडर में एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी फैल गई। मीरा की गर्दन पर छुरी रखे उस बूढ़े तांत्रिक की लाल आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन की दाहिनी कलाई पर वह प्राचीन तांबे का कड़ा किसी सुलगते हुए अंगारे की तरह चमक रहा था। तांत्रिक पीछे हटते हुए और एक भयानक आवाज में, ये कड़ा तेरे पास कैसे आया? तूने उन मुर्दों की सील कैसे तोड़ दी? मूर्ख इंसान, तूने मेरी अमरता का रास्ता रोक दिया। आर्यन, उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन और गूंज थी। तेरा खेल खत्म हो गया। तूने जिन्हें मुर्दा समझा था, वो आज भी डूमस के रक्षक हैं और आज वो तेरा हिसाब करेंगे। तांत्रिक गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी खूनी लालटेन को जमीन पर पटक दिया। लालटेन के टूटते ही उसमें से एक काला गाढ़ा धुआं निकला, जिसने बड़े बड़े नुकीले पंजों का रूप ले लिया। वो पंजे आर्यन की तरफ झपटे। कबीर, जो जमीन पर गिरा हुआ था, उसने चिल्लाकर आर्यन को सावधान कर दिया। कबीर, आर्यन झुक जाओ। लेकिन आर्यन अपनी जगह से नहीं हिला। जैसे ही वो काले पंजे आर्यन के पास पहुंचे, उसके कड़े से निकलने वाली सफेद रोशनी ने एक ढाल का काम किया। काले पंजे रोशनी से टकराते ही राख में बदलकर बिखर गए। तांत्रिक के चेहरे पर अब पहली बार डर दिखाई दे रहा था। कड़े की ताकत ने कुएं के अंदर दबी उन हजारों रूहों को आजाद कर दिया, लेकिन यहाँ से जाने के लिए नहीं, बल्कि अपना बदला पूरा करने के लिए। कुएं से वो नीली रोशनी का कोहरा तूफान की तरह बाहर निकला और उसने उस तांत्रिक को चारों तरफ से जकड़ लिया। तांत्रिक तड़पते और जलते हुए, नहीं, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है। तांत्रिक ने मीरा को अपनी ओर खींचने की कोशिश की ताकि वो उसका खून बहाकर खुद को बचा सके, लेकिन तभी कबीर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जमीन पर पड़ा हुआ एक भारी पत्थर उठाकर तांत्रिक के सिर पर दे मारा। पत्थर लगते ही तांत्रिक की पकड़ ढीली पड़ गई। आर्यन ने आगे बढ़कर उस तांत्रिक के सीने पर अपना वह हाथ रख दिया जिसमें कड़ा पहना हुआ था। कड़े के स्पर्श से तांत्रिक के शरीर में आग लग गई।
सफेद भस्म कर देने वाली आग। कुएं से निकले उन नीले सायों ने तांत्रिक को अपनी ओर खींचा और उसे घसीटते हुए कुएं की अंधी गहराई में ले गए। जैसे ही तांत्रिक कुएं के अंदर गिरा, आर्यन ने मीरा और कबीर की मदद से वह भारी पत्थर का स्लैब वापस कुएं के मुहाने पर धकेल दिया। पत्थर अपनी जगह पर बैठते ही जंजीरें अपने आप फिर से जुड़ गईं, लेकिन इस बार उन पर लाल सिंदूर की जगह कड़े की सफेद चमक छप गई थी। कमरे का तापमान जो माइनस में जा चुका था, अब वो धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ईएमएफ मीटर की सुई जो पागलों की तरह नाच रही थी, वो अब शून्य पर जाकर रुक गई थी। हवा में मौजूद वह जली हुई राख और सड़ांध की महक अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मीरा रोते हुए आर्यन के गले लगकर, हम बच गए आर्यन, हम बच गए। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा। वह तांबे का कड़ा बिल्कुल साधारण लग रहा था, उसमें कोई चमक नहीं थी। जब उन तीनों ने उस खंडर से बाहर कदम रखा तो डूमस बीच के छित्तेज पर सूरज की पहली सुनहरी किरण फूट रही थी। काली रेत अब खौफनाक नहीं बल्कि शांत लग रही थी। समुद्र की लहरें अब किसी के रोने की आवाज नहीं बल्कि एक सुकून भरा गीत गा रही थीं। सूरज की किरणें डूमस के बीच की काली रेत पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। रात का वो खौफनाक मंजर, वो चीखें, वो नीला कोहरा, सब कुछ जैसे किसी बुरे सपने की तरह भाप बनकर उड़ गया था। आर्यन, कबीर और मीरा थके हुए कदमों से अपनी थार गाड़ी की तरफ लौट रहे थे। उस रात ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन वो जिंदा थे। कबीर गाड़ी के बोनट पर हाथ रखते हुए और एक गहरी सांस लेते हुए, मुझे लगा था आज की सुबह हम कभी नहीं देख पाएंगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए चाबी इग्निशन लगाई। रात में जो गाड़ी लाख कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो अब पहली चाबी में एक हल्की सी गिर्र की आवाज के साथ स्टार्ट हो गई, जैसे वो काली रेत भी अब उन्हें खुशी खुशी विदा कर रही हो। डूमस बीच अब साबित नहीं बल्कि आबाद लग रहा था। सूरत वापस लौटने के बाद तीनों ने अगले 2 दिन सिर्फ सोने और उस सदमे से बाहर निकलने में बिताए। तीसरे दिन कबीर ने अपना कैमरा लैपटॉप से कनेक्ट किया। वो देखना चाहता था कि रात के उस अंधेरे में कैमरे ने क्या क्या रिकॉर्ड किया था। मीरा, क्या उस वीडियो में वो तांत्रिक या वो कुआं दिख रहा है? कबीर ने वीडियो प्ले किया। शुरुआत के दृश्य बिल्कुल साफ थे, उनका बीच पर आना, वो पैरों के निशान। लेकिन जैसे ही वो उस खंडर के पास पहुंचे, वीडियो में भारी स्टैटिक आने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट थी, कुएं का खुलना, वो सफ़ेद रोशनी, तांत्रिक का जलना। कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सिर्फ एक काला अंधेरा था। कबीर निराश होकर लैपटॉप बंद करने ही वाला था कि तभी वीडियो के बिल्कुल अंत में, जहां स्क्रीन पूरी तरह काली थी, एक बहुत ही धीमी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। कबीर ने हेडफोन लगाए और वॉल्यूम फुल कर दिया। कबीर, चेहरे का रंग उड़ते हुए, आर्यन इसे सुनो। आर्यन ने हेडफोन अपने कानों पर लगाए। उस काले वीडियो में किसी के भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी और फिर वो खौफनाक तांत्रिक की जलती हुई आवाज़ एकदम स्पष्ट सुनाई दी। तांत्रिक की रिकॉर्ड की हुई आवाज़, तूने मुझे कुएं में तो डाल दिया इंसान, लेकिन सील अब तेरे हाथ में है। जब तक वो कड़ा तेरे पास है, तू मेरी नज़रों से छुप नहीं सकता। आर्यन ने झटके से हेडफोन उतार दिए। उसकी नज़र तुरंत अपनी दाहिनी कलाई पर गई। वो तांबे का कड़ा जो उसने कुएं के अंदर से निकाला था, वो अभी भी वहीं था। आर्यन ने उसे खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कड़ा उसकी त्वचा से चिपक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तांबा उसकी नसों का हिस्सा बन गया हो। आर्यन घबराते हुए अपनी कलाई रगड़ते हुए, ये निकल क्यों नहीं रहा? कबीर, ये निकल नहीं रहा। उस कड़े पर बना वो प्राचीन निशान एक पल के लिए हल्का सा लाल चमका और फिर शांत हो गया। आर्यन समझ चुका था कि डूमस बीच की वो रूहें आज़ाद तो हो गई थीं, लेकिन उस शैतानी तांत्रिक को कैद रखने की जिम्मेदारी अब हमेशा के लिए आर्यन की हो गई थी। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक रक्षक बन चुका था। डूमस बीच आज भी वही है, उसकी काली रेत आज भी समंदर की लहरों से टकराती है। शायद अब वहाँ रात में जाने पर किसी तांत्रिक का साया ना दिखे, लेकिन वहाँ की हवाओं में आज भी एक खामोशी चेतावनी गूंजती है। कुछ रात जमीन के नीचे ही दबे रहने चाहिए, क्योंकि जब इंसान कुदरत और मौत की हदों को पार करता है तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।